क्लास आज हम देखेंगे कि क्षारों से अभिक्रिया कैसे करते हैं। कोई धातु करती है या कोई अधातु करती है तो वह कैसे अभिक्रिया करती है। सबसे पहले यहाँ पर मान लो हम कोई क्षारक लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया क्षारक NaOH। ये बहुत प्रबल क्षारक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसको हमने किसी से भी रिएक्शन करवाया, किसी भी धातु से, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे एक तो लवण बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब चाहे धातु अम्ल से क्रिया करे चाहे धातु क्षारक से अभिक्रिया करे, दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस बनती है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इतना सारा कि ये रिएक्शन बता सकूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि क्या बनेगा। ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं बेटा इसे, NaAlO2। बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब किसी क्षारक के साथ कोई धातु क्रिया करती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। याद रह जाएगा, बस आपने इतना ही ध्यान रखना है। चाहे अम्ल हो चाहे क्षारक हो, जब भी धातु क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और उसकी हम कैसे पता लगा सकते हैं। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस होती है, तो जब उसके गैसेस के बबल्स बनेंगे या तो वहाँ पर हम एक जलती हुई माचिस लेंगे कि तो पॉप पॉप की आवाज़ आएगी, जिससे हम ये समझ जाएंगे कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी है। ठीक है, यह अभिक्रिया हमने यहाँ इस वाले क्रियाकलाप में करने के लिए बताई हुई है। तो आपको देखोगे तो इसने क्या किया है, इसने एक परख नली ली है। परख नली के अंदर उसने क्या डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन बनाया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा क्षारक होता है, और उसमें क्या डाली है, एल्युमिनियम की पन्नी। और एल्युमिनियम की पन्नी को डाल के अब क्या होगा, उन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी। और ये देखो वहाँ पर क्या निकाली है, एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लेके आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो जलती हुई मोमबत्ती से पॉप पॉप की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब वो है कि वो जो हाइड्रोजन गैस है वो बन रही है वहाँ पर। और यह अभिक्रिया दर्शाती है कि धातु जब भी किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज हम जो और दूसरा टॉपिक करेंगे वो ये करेंगे कि धातु जो हैं, हमने धातु का पढ़ लिया, हमने अधातु का नहीं पढ़ा। तो बेटा अधातु की जो क्षारकों के साथ अभिक्रिया होती है, लेकिन वो जो रिएक्शंस हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, आपके में सिर्फ धातु की हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट विस्थापन अभिक्रियाएं। बेटा इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको आप एक तरीके से ये समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि तो विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से निकाल देता है। तो इसको आप कैसे समझोगे, जैसे आपने अगर इसमें कह रखा है वैसे तो कि आपने 7th क्लास में इसको पढ़ा है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिकॉल करवाना चाहूँगी कि क्या हुआ है। देखो उन्होंने बोला है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में कैसी अभिक्रिया होती है। तो इसे समझने के लिए हमें खाली जगह पे आते हैं। हाँ, ये आ गए हैं। तो देखो कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट जो होता है बेटा नीले कलर का विलयन होता है। कौन से कलर का होता है, नीले कलर का विलयन होता है। और जब हम उसमें लोहे की कीलें डाल देंगे या कोई लोहे की खुरचन डाल देंगे तो क्या होगा, एक्चुअल में अगर आपको ध्यान हो, पढ़ना साइंस मैथ याद है कि नहीं है, याद है ना। तो पढ़ना साइंस मैथ, जिल में जो आई आ रहा है उसका हिसाब क्या है, आयरन। तो इसका मतलब आई पहले आया है। और हाई कोर्ट में जो सी लगेगा वो क्या दिखा रहा है, कॉपर। तो बताओ आयरन और कॉपर में से कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व हुआ, जो ऊपर होगा वो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा। तो आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। आयरन जो है कॉपर को उसकी जगह में से हटा सकता है, तो आयरन आएगा और कॉपर को उसकी जगह से बाहर निकाल देगा। तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस में कॉपर। ठीक है ना। जो ये नीले कलर का विलयन था, जो नीला कलर था, वो नीला कलर धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और दूसरा कलर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। इस वजह से ये पता चला हमें कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुई है।
ठीक है। अगर नीला ही कलर रहता है इसका मतलब कोई अभिक्रिया नहीं हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अभिक्रिया ना हो, जैसे जैसे कॉपर सल्फेट, हम लेते हैं एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट का और मान लो मैं आपको देती हूँ कि सिल्वर दे रखा है, तो बताओ क्या अभिक्रिया होगी यहाँ पर? सोच के बताना। अब आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाती हूँ। पढ़ना साइंस मैथ जिल हाई कोर्ट का मैसेज है, इसमें ही हमारे दोनों तत्व हैं। सी से क्या है? कॉपर, और सिल्वर से क्या है? चांदी। तो एजी जो होता है वो चांदी होती है। तो कॉपर और चांदी में से कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है? कॉपर है। तो सिल्वर जो है कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो वो उसको, कॉपर को जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है उसको उसकी जगह से नहीं हटा सकता, तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। नीला कलर जो है वो परसिस्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम विस्थापन अभिक्रिया को अगर समझना चाहें तो हम क्या कहेंगे, मान लो ये कोई भी तत्व है, ठीक है, और ये दूसरा तत्व का कोई विलयन है, मान लो हम सल्फेट वाला ही ले लेते हैं, मान लो हमने ये ले लिया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? इसके दो चांसेस है, एक बार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। होगी कब? जब ये वाला तत्व ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा और इसको इसकी जगह से हटा देगा। अगर ये ज़्यादा अभिक्रियाशील हुआ और ये कम, तो नहीं निकाल पाएगा, ये अभिक्रिया नहीं होगी। इसको आप इस तरीके से समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे को बताना कौन सी केस में सीट मिल जाएगी। ये एक 12th क्लास का बच्चा है, ठीक है ना, और यहाँ एक सीट है खाली नहीं है, 2 बच्चे बैठे हैं और दोनों नर्सरी क्लास के या फर्स्ट क्लास के, ठीक है ना। अब 12th वाला बोलता है कि इस फर्स्ट क्लास वाले बच्चे को कि आप यहाँ से खड़े हो जाओ, मुझे बैठना है, तो क्या वो बैठ जाएगा? हाँ। तो विस्थापन अभिक्रिया यही कह रही है कि ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा सकता है, वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। अगर अब केस उल्टा कर दें, मान लो पहली क्लास का बच्चा आता है यहाँ पर, फर्स्ट क्लास का बच्चा, और यहाँ पर 12th क्लास का बच्चा बैठा, किसी के साथ भी बैठा, हमें उससे कोई मैटर नहीं है, दूसरे वाले से तो मतलब ही नहीं हमें। तो यहाँ पर जो ये वाला है 12th क्लास का बच्चा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे? फर्स्ट क्लास वाले बच्चे से। फर्स्ट क्लास वाला बच्चा रोब झाड़ के बोलेगा कि सीट खाली कर दो, मुझे बैठना, तो क्या मिल जाएगी उसको सीट? नहीं मिलेगी ना, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील तत्व है, मतलब ये कम शक्तिशाली है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, मतलब सीट नहीं मिलेगी फर्स्ट वाले को। बात समझ में आ गई? तो विस्थापन अभिक्रिया इसी तरीके से होती है। अब मैं आपसे 2 उदाहरण पूछूंगी, आपने बताना है कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक, आपने बतानी है होगी कि नहीं होगी, और जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। बताओ इन दोनों में ये कौन में से अभिक्रिया होगी, किसके साथ अभिक्रिया नहीं होगी? तो अब बताओ कैसे आप पता लगाओगे? वही सक्रियता श्रेणी आपकी इस्तेमाल होगी यहाँ पर। पढ़ना, पोटेशियम आया अभी, ये जब आएंगे तब हम रुक जाएंगे या लिख लेंगे साइड में। पढ़ना साइंस अभी भी नहीं आया, मैथ नहीं आया, जिल, देखो जिल आ गया, फिर IL ये नहीं है, हाई कोर्ट, तो जिल और ये हाई कोर्ट, तो यहाँ पे जो C है ये कॉपर का है और ये जो है ये जिंक है। तो कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व हो गया? जिंक। तो जिंक जो है उसको उसकी जगह से हटा सकता है, इसका मतलब ये अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन कॉपर बाहर है और वो कह रहा है मैं जिंक को उसकी जगह से हटा दूंगा, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। समझ में आ गया? तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं? जब कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिक में से ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व वाला उसे निकाल देता है, ठीक है ना। इसका मतलब सीधी सी समझ लो, जिसकी लाठी उसकी बैठ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो निकाल देगा कम वाले को उसकी जगह से। ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। समझ में आ गई? तो यहाँ पर कई दिखा रखी हैं, यहाँ पर देखो उसने क्या बोला है, देखो ये बीकर लिए गए हैं, दिख रहा है ना आपको ABCDE, तो ये बीकर लिए गए हैं, A में रखा है ये चीज़ें, तो
देखो ये बताओ, कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक, जिंक जो ज़्यादा था, जिल हाई कोर्ट का जिल ज़्यादा है, तो ये तो अभिक्रिया होगी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है हमने। उसके बाद बताया कि यहाँ पर दूसरा वाला बी, कॉपर सल्फेट प्लस में Fe, तो इसका मतलब क्या होगा, लोहे की कील डाली है। लोहे का कब आया था, देखो हाई कोर्ट का मैसेज है, इसमें तो कॉपर है, और ऊपर वाले में क्या है, जिल। पढ़ना साइंस मैथ जिल, हम एक बार लिख ही लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे मैं क्या बोल रही हूँ। पढ़ना साइंस मैथ और ये जिल हाई कोर्ट का मैसेज है, बाद में लिख लेना। हमें जो ज़रूरत है वो देखो, कॉपर सल्फेट और जिंक, जिंक कहाँ है, ऊपर, कॉपर कहाँ है, नीचे, तो कौन अभिक्रियाशील है, जिंक, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। तो देखो बीकर ए के साथ क्या हुआ है, नीला कलर था कॉपर सल्फेट का नीला कलर था, अब वो नीला रहा, नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो चुकी है, इस वजह से इसका रंग जो है वो हट गया, वो नीला कलर चला गया, दूसरा कलर आ गया, ठीक है ना, जिंक सल्फेट बन गया ना, तो जिंक सल्फेट का कलर आ गया। उसके बाद बी वाला बीकर देखो, बी वाले बीकर में कॉपर सल्फेट में लोहे की कीलें डाली थी, थोड़ी देर बाद कलर ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फेरस सल्फेट बन गया FeSO4, विस्थापन अभिक्रिया हो गई इस केस में और हरा रंग बन गया, फेरस सल्फेट का रंग होता है हरा। अब ये देखो ये रिएक्शन होनी थी कि नहीं होनी थी, आयरन कहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है, कॉपर कहाँ पर है, तो आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये अभिक्रिया भी हो गई, ये अभिक्रिया भी हो गई। दूसरा केस देखो, जिंक सल्फेट लिया, ये रहा जिंक सल्फेट, उसमें डाली कॉपर, तो जिंक कहाँ है, यहाँ पर, कॉपर कहाँ है, यहाँ पर, लेकिन कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है, तो क्या अभिक्रिया होगी, नहीं होगी, जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम रहा है कि नहीं रहा, वो पानी जैसा दिख रहा है, पानी जैसा ही है, कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं हुई। अगला देखो, आयरन सल्फेट और कॉपर, आयरन कहाँ पर है, ये वाला, कॉपर कहाँ है, ये वाला, कॉपर बाहर है, कम अभिक्रियाशीलता तो बाहर है, तो कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये देखो क्या कोई अभिक्रिया आपको लग रही है हुई है, नहीं हुई, वो सेम टू सेम है, कुछ नहीं हुआ, कोई कलर में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब विस्थापन अभिक्रिया नहीं हुई है। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट प्लस में आयरन, देखो जिंक कहाँ है, ये रहा जिंक सबसे ऊपर, आयरन उसके नीचे है जिल में आई, तो आयरन जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये अभिक्रिया भी नहीं होगी, तो जो दिया है वो एज इट इज़ रह जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा सकता है, लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं है। तो इन केसेस में क्या था, इन केसेस में जिंक जो था वो ज़्यादा अभिक्रियाशील था, किससे, कॉपर से, जिंक जो था कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील था, तो ये अभिक्रिया हो गई, ये देखो रंग बदल गया, ये भी ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व था कॉपर से, तो इसमें भी अभिक्रिया हो गई, लेकिन ये जो तीनों हैं, ये तीनों इन वालों के तत्वों से कम अभिक्रियाशील थे, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई, और तीनों का रंग देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, बराबर, इस वजह से अभिक्रिया नहीं हुई है, पता लगा रहे हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई, इस तरीके से धातुएं जो हैं एक दूसरे को विस्थापित कर देती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारा आपको बता दिया था कि कॉपर सल्फेट नीला होता है, जिंक के साथ कैसे क्या अभिक्रिया होगी, ये सारा हमने कर लिया है। तो आज हमने पूरा कर लिया है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन कोई पूछे तो बता सकते हो ना, दोज रिएक्शंस इन विच ए वेरी रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अनदर या लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन और कंपाउंड, ठीक है, जब कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या विलयन में से हटा दे, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। बेटा आज के लिए इतना ही, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। थैंक यू क्लास।